नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टीवी। आपके साथ मैं हूं मीनाक्षी जोशी और वक्त हो गया है राजधर्म का। राजधर्म में आज बात होगी महाराष्ट्र और झारखंड के चुनावी बिगुल की। अब से थोड़ी देर के बाद महाराष्ट्र और झारखंड के विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान हो जाएगा। अब से महज 30 मिनट के बाद चुनाव आयोग की प्रेस कॉन्फ्रेंस होने जा रही है, जिसमें महाराष्ट्र की 288 सीटों और झारखंड की 81 सीटों के लिए चुनाव की तारीखों का अनाउंसमेंट होगा। माना यह जा रहा है कि उत्तर प्रदेश की 10 सीटों पर होने वाले उपचुनाव की तारीखों का भी ऐलान किया जा सकता है। तो जरा दिल थाम कर बैठिएगा, जो सियासतदान है वो भी और जो सियासत पर नजर रखते हैं वो भी इंडिया टीवी पर लगातार राजधर्म के साथ जुड़े रहिएगा, क्योंकि अब से थोड़ी देर के बाद चुनाव आयोग की प्रेस कॉन्फ्रेंस होने जा रही है। पिछले महीने हरियाणा और जम्मू कश्मीर में चुनाव हुए थे। 8 अक्टूबर को नतीजे सामने आए थे। सबसे ज्यादा चौंकाने वाले नतीजे तो हरियाणा चुनाव के रहे थे। हरियाणा में कांग्रेस पार्टी जीतते जीतते हार गई, जिसके बाद ये चर्चा शुरू हो गई कि क्या महाराष्ट्र का चुनाव भी हरियाणा की तरह ही होगा या इस बार तस्वीर एकदम अलग होगी। मैं आपको बता दूं, महाराष्ट्र का विधानसभा चुनाव हरियाणा के चुनाव से एकदम अलग होगा। महाराष्ट्र और झारखंड का चुनाव ये तय करेगा कि मोदी की टीम में कितना दम है, क्योंकि हरियाणा में राहुल गांधी और नरेंद्र मोदी के बीच सीधी टक्कर थी, यानी कांग्रेस और बीजेपी के बीच की यह सीधी लड़ाई थी। और हर बार की तरह सीधी लड़ाई में राहुल गांधी मोदी से हार गए। लेकिन महाराष्ट्र में राहुल और मोदी के बीच में सीधी फाइट नहीं है, बल्कि यहां पर अलायंस के बीच में टक्कर है। मोदी के साथ एकनाथ शिंदे हैं और अजीत पवार हैं, तो वहीं राहुल गांधी के साथ शरद पवार और उद्धव ठाकरे हैं। अब महाराष्ट्र का चुनाव यह तय करेगा कि राहुल गांधी अलायंस की लड़ाई में हारते हैं या फिर जीतते हैं। हरियाणा चुनाव में मिली हार से कांग्रेस पार्टी ने शायद सबक ले लिया है। चुनाव की तारीखों के ऐलान से पहले ही महाराष्ट्र में कांग्रेस पार्टी के सीनियर लीडर्स ने अपनी पूरी फौज उतार दी है। महाराष्ट्र चुनाव के लिए कांग्रेस ने 13 सीनियर नेताओं को बड़ी जिम्मेदारी दी है। इसमें 11 सीनियर नेताओं को ऑब्जर्वर बनाया गया है। राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को मुंबई और कोंकण का ऑब्जर्वर बनाया गया है, तो छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी को विदर्भ यानी कि अमरावती और नागपुर का ऑब्जर्वर नियुक्त किया है। राजस्थान के पूर्व डिप्टी सीएम सचिन पायलट को मराठवाड़ा का ऑब्जर्वर बनाया गया, तो छत्तीसगढ़ के पूर्व डिप्टी सीएम टीएस सिंहदेव को वेस्टर्न महाराष्ट्र का ऑब्जर्वर नियुक्त किया गया। इसके अलावा नासिर हुसैन को कांग्रेस ने नॉर्थ महाराष्ट्र की जिम्मेदारी सौंपी। 2 नेताओं यानी कि मुकुल वासनिक और अविनाश पांडे को सीनियर इलेक्शन कोऑर्डिनेटर नियुक्त कर दिया है। कांग्रेस की कोशिश ये है कि जिस गुटबाजी की वजह से हरियाणा में हार हुई, वो गलती महाराष्ट्र में ना दोहराई जाए। क्या कांग्रेस पार्टी तैयार है? नहीं, हम तो इसलिए समाधानी है कि चलो इलेक्शन तो शुरू हो रहा है, होगा कि नहीं ऐसा लगता था। पूरे लोग शासन थे कि इस बार जैसा स्थानिक स्वराज्य संस्था है उसका इलेक्शन आगे आगे जा रहा, वैसा ये असेंबली का ही जाएगा ऐसा लगता था। चलो शुरू हो गए, आगाड़ी की तैयारी है, जीत जाएंगे हम। सर, पहली लिस्ट कब तक उम्मीद करें? आप लोग की अकेली आएगी या जॉइंट आएगी? नहीं, जो आएगी वो साथ में हम डिसाइड करने वाले हैं। अलग आ सकती है या एक साथ आ सकती है, लेकिन जॉइंटली भी इलेक्शन करने वाले हैं हम। मुद्दे क्या होंगे जिस पर इस बार जो है महाविकास आघाड़ी और खासतौर पे कांग्रेस पार्टी चुनाव लड़ने वाली है? नहीं, हमारे मुद्दे तो 2 दिन पहले एक प्रेस हो गई हमारी। हमने तो 4 सीट रखा है और हम क्या करने वाले हैं इसके बारे में भी जल्दी हम बताएंगे। बीजेपी की तरफ से कहा जाए या फिर जो उन लोकसभा चुनाव के दौरान उनकी तरफ से जो गलतियां हुई, जिस वजह से महाविकास आघाड़ी काफी हद तक आगे बढ़ गई थी पूरे चुनाव में, उन गलतियों को कर लिया गया है। कास्ट कैलकुलेशन पे खास तौर पे ज्यादा ध्यान दिया जा रहा है उनकी तरफ से। नहीं, गलती इलेक्शन में नहीं थी। 10 साल गलतियां कर रहे हैं वो, और लोगों के ध्यान में आया है कि ये गलत लोग हैं। गलती से उनको चुन कर दिया है। इसी बीच एक और बड़ी खबर टीम मोदी यानी कि महायुति की सीट शेयरिंग को लेकर आ रही है। महायुति बीजेपी, शिंदे गुट वाली शिवसेना और अजीत पवार की एनसीपी के बीच सीट शेयरिंग को लेकर फॉर्मूला करीब करीब तय हो गया है। बीजेपी 150 से 160 प्रत्याशी उतारने की तैयारी कर रही है, तो बीजेपी की बैठक में 90% कैंडिडेट के नाम पर मुहर भी लग चुकी है। महाराष्ट्र विजय के लिए मोदी ने जो प्लान तैयार किया है उसमें कड़ी सीट शेयरिंग को लेकर
अब जोड़ने की कोशिश हो रही है। बताया जा रहा है कि महायुति में सीट शेयरिंग का जो फॉर्मूला तैयार किया गया है उसके मुताबिक साल 2019 के चुनाव में जिस पार्टी ने जितनी सीट पर लड़ाई लड़ी थी, सबसे पहले तो उसी पार्टी को उतनी सीटें दे दी जाएंगी और फिर जो सीटें बचेंगी उस पर विनिंग प्रोबेबिलिटी के तहत ये सीट शेयर की जाएगी। जैसे साल 2019 में बीजेपी ने 105 सीटें जीती, शिवसेना ने 56, एनसीपी ने 54। इसके मुताबिक ये सीट इन पार्टियों को दी जाएगी और इसके बाद जो 73 सीटें बाकी रहती है उसमें विनेबिलिटी के आधार पर बंटवारा किया जाएगा। महायुति को आगे लेके जाने के लिए डबल इंजन सरकार महाराष्ट्र का भला कर सकती है, ये विषय को हम घर घर जाएंगे और हम जीतेंगे। माननीय देवेंद्र जी ने बहुत अच्छा कंट्रोल किया हुआ है। घटना होने के बाद उस घटना को पकड़े जाना और पकड़े जाने के बाद वो घटना को अंतिम करना। हमारी एकनाथ शिंदे सरकार घटना को पकड़ भी रही है, घटना के आरोपी को पकड़ रही है और साथ साथ में उसको अंतिम करने का भी फैसला करती है। चुनाव की तारीखों के ऐलान से पहले सीट शेयरिंग के फैक्टर पर महायुति महाविकास आघाड़ी से लीड कर रही है। महायुति ने सीट शेयरिंग का फॉर्मूला तो तय कर ही लिया है, लेकिन महाविकास आघाड़ी में लोकसभा चुनाव की तरह अभी भी खींचतान जारी है। सूत्रों की माने तो महाविकास आघाड़ी में 222 सीटों पर सीट शेयरिंग का फॉर्मूला फाइनल हो गया है, लेकिन अभी भी कुछ सीटों पर एक्सचेंज की बात चल रही है। मतलब कुछ सीटों पर अदला बदली भी देखने को मिल सकती है। सबसे बड़ी टेंशन तो अलायंस में उद्धव ठाकरे की तरफ से आ रही है। कांग्रेस कोटे की सीटों पर उद्धव ठाकरे ने अपना दावा ठोक दिया है। उद्धव लोकसभा चुनाव के नतीजों से उत्साहित होकर मुस्लिम बहुल सीटों पर अपनी दावेदारी कर रहे हैं। कांग्रेस अपना कोटा किसी भी कीमत में कम नहीं करना चाहते, कांग्रेस झुकने को तैयार नहीं। उद्धव दावे से पीछे हटने को तैयार नहीं। ऐसे में फाइनली क्या फॉर्मूला निकल कर आता है, सबकी निगाहें इसी बात पर टिकी हैं। इस बीच महाराष्ट्र कांग्रेस के अध्यक्ष नाना पटोले ये दावा कर रहे हैं कि कुछ ही दिनों के अंदर अंदर सीट शेयरिंग का ऐलान कर दिया जाएगा। तारीखों का ऐलान फाइनली होने दो, हम तैयार हैं। सर, इसके अलावा महाविकास आघाड़ी की पहली लिस्ट सर कब तक उम्मीद करें आ सकती है? हो जाएगी, परसों हम लोग बैठ के कर लेंगे। किन मुद्दों के साथ आप जनता के बीच जाने वाले? ये सरकार का भ्रष्टाचार, कमीशन खोरी, महंगाई, बेरोजगारी, किसान, ये सब इशू तो हमारे पास है। चुनाव आयोग पर भी सवाल खड़े किए जा रहे हैं आप लोगों की तरफ से कि पहले से ही बीजेपी के कंसल्ट करके मुझे बताइए कि सोमवार में कैबिनेट होता ही है 9:30 बजे कि चुनाव आयोग और बीजेपी इनकी साठगांठ ये स्पष्ट हो चुका है। इसके साथ ही में पिछले लोकसभा चुनाव में आप लोगों को बड़ी जीत मिली थी, इस बार भी किस तरह की आप लोग की तैयारी है महाविकास आघाड़ी के तौर पर? हमारी पूरी तैयारियां हैं और हम लड़ने के लिए तैयार हैं। बीजेपी और महायुति का कहना है कि जो गलतियां हुई थी वो लोकसभा चुनाव में, वो इस बार गलती नहीं होने वाली, सारी गलतियों को सुधार लिया गया। अरे देखो, पापी लोग कितना भी धो ले तो कुछ नहीं होता, पाप में तो डूबे ही है, पाप के कीचड़ में फंसे हुए लोग हैं। टोल के यही गडकरी और यही फडणवीस बोलते थे कि हम टोल माफ कर देंगे राज्य में, 2014 से बोल रहे थे। महाराष्ट्र सिर्फ मुंबई के 5 किए, महाराष्ट्र की क्यों नहीं किए? हरियाणा चुनाव के नतीजे आने से पहले महाविकास आघाड़ी में ऑल इज वेल चल रहा था, लेकिन जैसे ही हरियाणा का रिजल्ट आया और कांग्रेस की हार हुई, वैसे ही सहयोगी पार्टियां कांग्रेस पर अटैकिंग मोड पर आ गई। उद्धव ठाकरे की पार्टी के नेता कांग्रेस को सीएम पद से लेकर सीधी फौज तक की नसीहत देने लगे। आखिर ये हुआ क्यों, इसके बारे में भी सारे आंकड़े कहानी कहते हैं। दरअसल 8 अक्टूबर को हरियाणा विधानसभा चुनाव का रिजल्ट आया। वोटिंग से पहले और वोटिंग के बाद भी कहा जा रहा था कि कांग्रेस पार्टी को प्रचंड बहुमत मिलने वाला है, लेकिन कांग्रेस पार्टी हार गई और अगले 5 साल तक सत्ता से दूर हो गई। इसके बाद से सहयोगी पार्टी राहुल गांधी के चुनाव प्रबंधन को लेकर सवाल उठाने लगे। अलायंस पार्टनर का प्रेशर पॉलिटिक्स का टैक्टिक शुरू हो गया। सीटों को लेकर लगातार कांग्रेस पर दबाव भी बढ़ा। तो वहीं दूसरी ओर 4 जून को जब लोकसभा चुनाव के नतीजे आए थे और बीजेपी अकेले दम पर मेजॉरिटी से दूर रह गई थी, तो मोदी के मैजिक पर सवाल उठने लगे थे। लेकिन 8 अक्टूबर को हरियाणा के रिजल्ट ने यह प्रूव कर दिया कि मोदी का मैजिक कायम है। इसका असर यह हुआ कि अब सहयोगी बीजेपी पर प्रेशर बनाने की स्थिति में नहीं है, बल्कि बीजेपी ही लीडिंग एज पर है। कांग्रेस की एंटी इनकम्बेंसी वाले नैरेटिव के फेल हो जाने के बाद बीजेपी अब प्रो कंबेंसी का दावा कर रही है। कितनी तैयारी है? पूरी तैयारी है। अभी चुनाव घोषित हो जाएंगे तो काम पे लग जाएंगे। आपके शासनकाल में हमने देखा बड़े बड़े फैसले हुए सर,
उद्धव ठाकरे की तो पूरी की पूरी पार्टी ही उनके हाथ से चली गई। तो ऐसे में कई आरोप लगा रहा है विपक्ष, खास तौर पे आज नाना पटोले से जब बात हो रही थी, महायुति को पापी कह रहे हैं। अभी पापी कौन है और दोषी कौन है ये जो जनता तय करेगी, लेकिन जिस प्रकार का विकास काम पिछले 2-2.5 साल में हुआ है, मुंबई को या महाराष्ट्र को जिस प्रकार की प्रगति और गति प्राप्त हुई है वो अभूतपूर्व है। तो कह रहे हैं कि जितनी भी परियोजनाएं इस वक्त लाई जा रही हैं, चाहे वो टोल भी जो कल बंद किया गया 5 के 5 टोल, ये सभी परियोजनाएं केवल चुनाव को ध्यान में रखते हुए। अरे भाई, जनता को फ़ायदा हो रहा है ना, तो इनके पेट में क्यों दर्द हो रहा है? सामान्य व्यक्ति को आप पूछ लीजिए, सामान्य व्यक्ति को पूछिए वो खुश है कि नहीं इस योजना से। टोल मुक्ति मिल गई तो सामान्य व्यक्ति खुश है। आज इतनी नए नए ब्रिजेस खुल रहे, सामान्य व्यक्ति खुश है। आज विकास काम हो रहा है, सामान्य व्यक्ति खुश है। जो दुखी और दर्द वाले हैं वो केवल विपक्ष में बैठे हैं। हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। पॉलिटिकल एडिटर देवेंद्र पराशर, मुंबई से हमारे साथ सचिन चौधरी लाइव जुड़ गए हैं। पहले देवेंद्र पराशर के पास आते हुए नीतीश चंद्रा भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। देवेंद्र, देखिए 2024 के लोकसभा चुनाव के नतीजों में जिन 2 राज्यों से बड़ा झटका बीजेपी को लगा था, उसमें एक उत्तर प्रदेश और दूसरा महाराष्ट्र था। अब यहां पर लड़ाई सीधी नहीं है बल्कि 2 अलायंस के बीच की लड़ाई है। कितना इंपॉर्टेंट होने जा रहा है ये दंगल? निश्चित तौर पर बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा इस लिहाज से कि हम सभी जानते हैं कि देश के फाइनेंशियल कैपिटल है मुंबई, अब जो महाराष्ट्र में आता है, महाराष्ट्र क्योंकि फाइनेंशियल इतना रिच है, पॉलिटिकल के अलावा, पॉलिटिकल फोर्स तो है ही और इसके अलावा फाइनेंशियली इतना रिच स्टेट है, तो ऐसे में कोई भी पॉलिटिकल पार्टी ये जरूर चाहेगी कि उस राज्य पे जरूर उसका वर्चस्व रहे। और उस लिहाज से समझा जा सकता है कि बीजेपी जो कि अभी सत्ताधारी पार्टी है गठबंधन के साथ, उसकी कितनी कोशिश होगी कि फिर से एक बार रिटेन करे। और लोकसभा चुनाव के जिन नतीजों की आप बात कर रही हैं, उन नतीजों को अगर सतही तौर पे देखें तो कुछ और समझ में आएगा महाराष्ट्र की राजनीति, लेकिन उन नतीजों का अगर थोड़ा सा अंदर जाकर विश्लेषण करें तो समझ में आएगा कि कहानी अगर उस रेफरेंस के आधार पर तय किया जाए तो शायद बहुत सही नहीं होगा। वो इस लिहाज से कि कम से कम 6 से 8 सीटें तो ऐसी थी जिनमें से लोकसभा का जो नतीजा रहा, उन लोकसभा में अगर विधानसभा के नतीजों को देखें, मतलब विधानसभा में किस दल को कितना बहुमत था, तो एकदम से उलट तस्वीर नजर आएगी। जैसे 6 से 8 सीटें ऐसी थी जो कि बीजेपी या गठबंधन हारी, लेकिन वहां पर उन लोकसभा सीटों में कुल विधानसभा अगर 48 है तो 40 से 41 विधानसभा ऐसी थी जहां पर बीजेपी या गठबंधन लीड कर रही थी। बाकी में हारने का मार्जिन इतना बड़ा था जिसके चलते लोकसभा का नतीजा उल्टा रहा। तो उस हिसाब से समझा जा सकता है कि अगर विधानसभा चुनाव जब हो रहे हैं तो विधानसभा अलग तरीके के, अलग प्रकृति वाले चुनाव होंगे और लोकसभा के रेफरेंस के आधार पर इसको समझना ठीक नहीं रहेगा। मीनाक्षी, ये जाति का फैक्टर कितना काम करने जा रहा है, इस पर भी थोड़ी सी बात कर लेते हैं। सचिन हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सचिन, अलायंस पर हम बात करें, लेकिन उससे पहले चूंकि जाति वाला पूरा ग्राफिक हमारे सामने था, जाति कितना बड़ा रोल प्ले करने जा रही है इस चुनाव में? बिल्कुल, जाति का बहुत अहम रोल रहेगा। आरक्षण का मुद्दा महाराष्ट्र में एक अहम मुद्दा रहेगा, जिसका काफ़ी नुकसान जो है लोकसभा चुनाव में बीजेपी को भुगतना पड़ा था, खासतौर पर मराठवाड़ा इलाके में जहां पर मराठा आरक्षण का प्रभाव ज़्यादा है और अभी भी ये प्रभाव वहां पर ज़्यादा दिखाई दे रहा है। और यही कारण है कि बीजेपी ने अपनी जो हार्डकोर वोट बैंक है, ओबीसी वोट बैंक, उसको मजबूत करने के लिए है कई सारे अहम फैसले लिए हैं। पिछले कैबिनेट में हम देखें तो ओबीसी की जो छोटी छोटी जातियां हैं उनके लिए महामंडल की स्थापना की गई है, उनको कई सारे रियायतें दी गई है, ओबीसी में कई सारी जातियों का समावेश किया गया है। तो ऐसे कई सारे जो अहम फैसले हैं उन फैसलों को ओबीसी के लिए सरकार ने लिया है, क्योंकि सरकार की पूरी दारोमदार जो है वो ओबीसी वोट बैंक पर टिका हुआ है। खासतौर पर विदर्भ का अगर इलाका की हम बात करें तो वहाँ पर 62 सीटें हैं और 62 सीटों में वहां पर ओबीसी फैक्टर बहुत बड़ा फैक्टर है। पिछले चुनाव में वहां पर ओबीसी के अलावा आदिवासी और जो दलित फैक्टर है उसका भी बहुत बड़ा असर रहा था। तो उसको कम करने के लिए भी सरकार ने आदिवासी हो, शेड्यूल कास्ट हो या ओबीसी हो, उनके लिए काफी प्रयास किए हैं। जहां तक सरकार को भी अनुमान है, अंदेशा है कि जरांगे फैक्टर का और मराठा आरक्षण का थोड़ा बहुत असर उनको इस चुनाव में भी झटका यहाँ पर मिल सकता है। इसके कारण जो अपनी वोट बैंक है उसको इकट्ठा एकमुश्त करने के लिए, उसको मजबूत करने के लिए सरकार ने कई अहम फैसले किए और उसी पर फोकस सरकार का दिखाई दे रहा है। जी मीनाक्षी। जी देवेंद्र, अगर हम अलायंस की अब बात करें तो बीजेपी अपने अलायंस पार्टनर के साथ बड़े ही क्लियर माइंडसेट और क्लीन माइंडसेट के साथ आगे बढ़ती है। कोई कंफ्यूजन वहां दिखाई नहीं देता, बल्कि इसके ठीक उलट अगर आप देखें दूसरी तरफ महाविकास अघाड़ी, तो वहां पर अभी भी सेटलमेंट हो नहीं पाया है।
क्या ये नुकसानदायक हो सकता है? किसी भी गठबंधन के लिए ये आसान काम तो नहीं होता, लेकिन ये जरूर है कि होमवर्क इसने पहले अपना शुरू कर दिया और कौन सा गठबंधन ऐसा है जिसमें दल एक दूसरे के ग्राउंड सिचुएशन को भी बखूबी समझते हैं, अपना समझने के अलावा वो मायने रखता है। उस लिहाज से देखें, महायुति जो कि बीजेपी का गठबंधन है उसमें होमवर्क काफी पहले शुरू हो गया था। दूसरी चीज की लीडरशिप दिल्ली में एकदम क्लियर है कि दिल्ली का बॉस कौन, बीजेपी। महाराष्ट्र में एकदम से क्लियर है कि मुख्यमंत्री कौन, उनको कितना एडजस्ट करना है, तो मतलब एटलीस्ट चुनाव से पहले। तो ऐसे कंडीशन में वहां पर सीटों को, सीट शेयरिंग को लेकर जो बातचीत होनी है वो एडवांस स्टेज में रही और ज्यादा आसानी के साथ रही महागठबंधन की तुलना में। उनकी तरफ देखें तो अभी बहुत सारी एम्बिग्युइटी है, कोई भी पिक्चर क्लियर नहीं है, तो वो एक समस्या जरूर रहती है। और ऐसे में जब चुनाव की तारीखों का ऐलान हो रहा है तो एक एडवांटेज वाली सिचुएशन में जरूर वो पक्ष रहता है जो कि पहले से तैयारी कर रहा हो, पहले से होमवर्क कर रहा हो। तो यहाँ पर फिलहाल बीजेपी नजर आ रही है उसमें आगे। जी आप बने रहे हमारे साथ। इस बीच एक और बड़ी खबर, महाराष्ट्र में सीट बंटवारे से पहले कांग्रेस ने अपनी डिमांड बढ़ा दी है। कांग्रेस पार्टी ने 110 से 120 सीटों का दावा कर दिया है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको दे दें, कांग्रेस पार्टी जो अभी हरियाणा की हार से बस उबरने की कोशिश ही कर रही है, वो महाराष्ट्र में अपनी ताकत ज्यादा बड़ी दिखा रही है। वो ये कह रही है 110 से 120 सीटों पर हमारा दावा है। सचिन, ये तो सर्वे के आधार उसे बनाया गया है और सर्वे के आधार पर कह रही है कि 120 पार्टी तक 120 सीटों तक कांग्रेस पार्टी का दावा होना चाहिए, उनके उम्मीदवार होने चाहिए। जी बिल्कुल, ये सही बात है कि कांग्रेस का ये शुरू से रवैया रहा है ये कि कांग्रेस इस बार जो है कम से कम 120 सीटें महाराष्ट्र में लड़ेगी। खासतौर पर विदर्भ की सीटों को लेकर शिवसेना की, जो उद्धव ठाकरे की शिवसेना है और कांग्रेस में, और मुंबई की जो 36 सीटें हैं उनको लेकर खासी तनातनी बनी हुई है। अभी भी महाविकास आघाड़ी में 15 से 20% यानी कि 40 से 45 सीटें जो है उन पर कोई भी सहमति बनती हुई नजर नहीं आ रही है और उसमें से अधिकतर सीटें जो है वो विदर्भ की इलाके की है और मुंबई रीजन की सीटें हैं। मुंबई रीजन में कांग्रेस का ये कहना है कि हमारे 3 सांसद हुआ करते तो एक विधानसभा में एक लोकसभा में 6 विधानसभा क्षेत्र, इस हिसाब से उनको 18 सीटें चाहिए और विदर्भ में कांग्रेस कम से कम 40 सीटें लड़ना चाहती है 62 में से। तो यहां पर पेच फंसा हुआ है। और पश्चिम महाराष्ट्र की बात करें तो वहां पर कांग्रेस, शरद पवार की एनसीपी और शिवसेना की, उद्धव ठाकरे की शिवसेना, इन तीनों में कई जगहों पर जो है पेच फंसा हुआ। उसमें पुणे की कुछ सीटें हैं, सांगली की कुछ सीटें हैं, तो उसको लेकर कहीं ना कहीं ये पेच अभी तक सुलगता हुआ नजर नहीं आ रहा है। पिछले हफ्ते में लगातार 3 दिन मैराथन बैठक हुई थी, करीबन 7-7, 8-8 घंटे बैठक की चली। इसके बावजूद 15 से 20% ऑन रिकॉर्ड उन्होंने बोला था कि अभी भी मामला सुलझा नहीं है। तो हमारी भी जानकारी यही है कि अभी तक 40 से 45 ऐसी सीटें हैं जिसको लेकर अभी भी विवाद बना हुआ है। जी सचिन, एक और जानकारी आप दीजिए। देखिए, उद्धव ठाकरे तो पहले से ही बहुत ज्यादा सर्च कर रहे हैं कि उन्हें सीएम फेस के तौर पर आगे कर दिया जाए, नहीं तो कम से कम कांग्रेस पार्टी अपना ही नेता कोई एक तय कर ले। तो क्या किसी चेहरे के साथ ये अलायंस इलेक्शन में जाएगा या फिर जो नतीजे आएंगे उसके बाद ये तय किया जाएगा? देखिए, फिलहाल तो ऐसी कोई गुंजाइश नहीं है कि उद्धव ठाकरे हो या कांग्रेस हो या शरद पवार की पार्टी से कोई सीएम फेस का चेहरा प्रमोट किया जाए। और ये बात का खुलासा परसों ही, एक दिन पहले जब प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी मुंबई के ताजलैंड्स इन होटल में, वहां पर शरद पवार मौजूद थे, उद्धव ठाकरे मौजूद थे और नाना पटोले कांग्रेस के वरिष्ठ नेता भी मौजूद थे। तो उन नेताओं को ये सवाल पूछा गया था कि क्या अब आपका चेहरा कौन होगा मुख्यमंत्री पद का, और आप ये एश्योरेंस भी दीजिए कि क्या चुनाव के बाद सीएम पद पर बात नहीं बनी तो आप तीनों एक साथ रहेंगे। तो उस पर उनका जवाब था कि मुख्यमंत्री पद का जो भी फैसला होगा वो चुनाव के बाद ही होगा। और उन्होंने ये गेंद सीधे आप महायुति के पाले में डाल दी थी। उद्धव ठाकरे पहले और उनके पार्टी के नेता संजय राउत लगातार ये मांग कर रहे थे कि कम से कम उद्धव ठाकरे का सीएम का चेहरा प्रमोट किया जाए या फिर कांग्रेस या शरद पवार उनकी पार्टी से कोई चेहरा बताए। लेकिन अब उन्होंने कहा है कि हम तो अपना चेहरा जो है चुनाव के बाद ही तय करेंगे, उसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। तो कहीं ना कहीं चलिए, ये तो नतीजे के बाद ही तय होगा कि महाविकास आघाड़ी में सीएम फेस कौन होगा। वो तो खैर नतीजे बता ही देंगे कि उसकी आवश्यकता पड़ेगी भी या नहीं पड़ेगी। लेकिन देवेंद्र, यहाँ तो महायुति में एकदम से क्लियर है ही किसके चेहरे पर ये चुनाव होगा। निश्चित तौर पर चुनाव से पहले उसमें कोई ऐसी स्थिति नहीं होने जा रही। मुख्यमंत्री मौजूदा मुख्यमंत्री शिंदे हैं और उन्हीं के चेहरे के साथ, उन्हीं के मुख्यमंत्री रहते हुए, उन्हीं के मुख्यमंत्री के नाम का ऐलान करते हुए भी बीजेपी गठबंधन इस चुनाव में जाएगा।
चुनाव के बाद का सिचुएशन क्या होगा निश्चित तौर पर समझा जा सकता है कि राजनीति में एकदम से पक्के तौर पे नहीं कहा जा सकता। मान लीजिए बीजेपी जितनी सीटें में लड़ रही है उसमें बहुत ज्यादा सीटें अगर उसके आ जाए, संभव है कि उसके बाद स्थिति बदल जाए। अगर शिंदे खुद बहुत ज्यादा सीटें लेकर आते हैं तो ऐसी ही स्थिति रहेगी अगर सरकार बनाने की नौबत इनकी आती है तो कुल मिलाकर पहले की स्थिति में कहीं कोई एम्बिग्युइटी नहीं है, कहीं कोई उसमें अस्पष्टता नहीं है। बात का पता नहीं कौन जाने। बिल्कुल, बात का तो पता नहीं कौन जाने। नीतीश, मैं आपके पास आ रही हूँ, झारखंड से जुड़ी हुई बड़ी खबर दे दे पहले दर्शकों को। झारखंड में भी अलायंस का ही टेस्ट होना है और यहाँ भी सीधी टक्कर नहीं है। मोदी के साथ सुदेश महतो वाली आजसू है तो राहुल गांधी के साथ हेमंत सोरेन की जेएमएम है। हेमंत सोरेन अभी मुख्यमंत्री हैं। झारखंड के लिए कहा जाता है कि जो आदिवासी को जीत ले गया उसकी सरकार बनना तय है। आदिवासी वोट जो पार्टी अपने फेवर में कर ले गया, झारखंड उसी का हो जाता है। और ऐसा हम क्यों कह रहे हैं? क्योंकि ये आंकड़े आपके सामने हैं, वो यही कहानी कहते हैं। झारखंड में करीब 26% आदिवासी वोटर्स है। मतलब ये कि आदिवासी वोट जिस भी पार्टी की तरफ शिफ्ट हुआ उसकी सत्ता तय मानी जाती है। विधानसभा की 81 सीटों में से 28 सीटें आदिवासियों के लिए रिजर्व है। जिस भी सियासी दल ने इन 28 सीटों में से मैक्सिमम अपने नाम कर ली उनकी सरकार तय है। 2019 में विधानसभा चुनाव में जेएमएम ने 28 में से 26 आदिवासी सीटों पर कब्जा किया था और आज उन्हीं की सरकार चल रही है। बहुत सारे हालांकि बीच में उठापटक हुए लेकिन मुख्यमंत्री तो जेएमएम का ही बना रहा। अब से ठीक 7 मिनट 30 सेकंड के बाद चुनाव आयोग की प्रेस कॉन्फ्रेंस शुरू हो जाएगी। उससे पहले एक और जानकारी आपके सामने रख दें। झारखंड में आदिवासियों के लिए रिजर्व 28 विधानसभा सीटें क्या मायने रखती है, बताने के लिए हमारे साथ नीतीश चंद्रा जुड़े हुए हैं। नीतीश, जिन्होंने आदिवासियों का दिल जीता उसने झारखंड जीता, ये तो आंकड़े भी कह रहे हैं, लेकिन इस वक्त माहौल झारखंड का क्या कह रहा है? देखिए, जाहिर है सबको इंतज़ार इस बात का कि चुनाव की तारीख की घोषणा कब होती है, लेकिन पिछले 5 सालों में यदि आप झारखंड में जो आदिवासी वोटरों की राजनीति जो उससे जुड़ी हुई है उसको देखें तो काफ़ी उलटफेर हुआ है। सोरेन परिवार में ही टूट हुई, सीता सोरेन अलग हो गई। इसके अलावा चंपई सोरेन जो कि काफ़ी लंबे समय से शिबू सोरेन जेएमएम के साथ रहा करते थे वो भी अलग हो गए। और दूसरी तरफ आप देखें तो बीजेपी को बाबूलाल मरांडी जैसा चेहरा मिला, उन्होंने अपनी पार्टी का विलय कर लिया। हालांकि रघुवर दास जो है वो राजनीति से अलग हो गए, अब वो राज्यपाल हैं। तो आदिवासी की जो राजनीति है और जो खास तौर से उनके इलाके हैं जैसे कोल्हान का इलाका जहां से चंपई सोरेन आते हैं उनकी पकड़ मानी जाती है, अब वो बीजेपी के साथ हैं। तो देखना ये है कि आखिर इस चुनाव में आदिवासी वोटर किसके साथ जाएगा। सही कह रही हैं आप कि आदिवासी वोटर जिसके साथ जाएगा जीत उसकी होगी। और पिछली बार बीजेपी की यही सबसे बड़ी कमजोरी थी। 28 में से 26 सीटें जेएमएम जीत गई, आदिवासी जो के लिए जो सुरक्षित सीटें थी। तो लेकिन इस बार परिस्थितियां कुछ बदली हैं और ख़ास तौर से जो एक हाल के दिनों में जो घटनाक्रम हुआ भ्रष्टाचार का, जो खास तौर से आरोप बीजेपी लगातार लगाती रही है। जेएमएम के जो नेता हैं हेमंत सोरेन वो जेल भी गए, आलमगीर आलम एक कांग्रेस के मंत्री हैं वो जेल गए। और इसके साथ ही साथ जब वो जेल से बाहर आए तो उन्होंने एक विक्टिम कार्ड भी खेला हेमंत सोरेन में। तो एक तरह से विक्टिम कार्ड और भ्रष्टाचार के आरोप में कौन बाजी मारेगा ये इस चुनाव से पता चलेगा। लेकिन नीतीश, जो हेमंत सोरेन को जेल जाना पड़ा उसका परसेप्शन बाहर कहीं ना कहीं राजनीतिक साजिश का ज्यादा बन गया। देवेंद्र, क्या ये परसेप्शन नहीं रहा? क्योंकि जिस तरीके की टिप्पणी हेमंत सोरेन को रिहा करते हुए कोर्ट ने दी थी वो कम से कम यही समझ में आ रही थी। और बिल्कुल मीनाक्षी, इसमें कोई दो राय नहीं कि वो उस फैक्टर ने हेमंत सोरेन को और ज्यादा मजबूती दी है। और जो एक परसेप्शन पहले ये बनाया जा रहा था कि शायद करप्शन का मामला है और ये बहुत उल्टा दांव पड़ेगा, लेकिन ऐसा होता नजर नहीं आया। और निश्चित तौर पे जेएमएम एक यूनिट के तौर पर, हेमंत सोरेन एक लीडर के तौर पर उसमें ज्यादा उभर कर सामने आया। अपने दल में भी, गठबंधन में भी और राज्य के स्तर पे भी वो एक मैसेजिंग, इमोशनल मैसेजिंग देने में सफल रहे, खासतौर पर आदिवासी वोटर्स के बीच कि देखो तुम्हारे धरतीपुत्र के साथ क्या कुछ हो रहा है। और वो जरूर एक बड़ी चुनौती मानी जा रही है। और बीजेपी के लिहाज से कई सारे राजनीतिक विश्लेषकों से बात कीजिए जो कि वो ये बताते हैं कि हाँ, ये एक फैक्टर ऐसा है जो कि पिछले 7-8 महीने में वो एक नया फैक्टर ऐड हो गया और वहां पर बीजेपी को बहुत चुनौती का सामना करना पड़ रहा है। दूसरी चीज की, जिस प्रकार की महाराष्ट्र में हम लोग योजना की बात करते हैं कि लाड़की योजना, और उसके बारे में माना जा रहा है कि हो सकता है कि वो गेम चेंजर हो जाए,
बीजेपी गठबंधन के पक्ष में है। वैसी ही योजना हेमंत सोरेन सरकार पहले से झारखंड में लेके आया और इस बार उसका मानदेय भी बढ़ा दिया गया है, 2,500 रुपये कर दिया गया है, मैया योजना करके वहां पे बोला जा रहा है। तो निश्चित तौर पे अगर एक स्टेट में वो फैक्टर काम करेगा, मध्य प्रदेश में उस फैक्टर ने काम किया, तो झारखंड में भी काम करेगा, वहां पर भी जेएमएम के लिए प्लस पॉइंट होगा, तो बीजेपी के लिए वो एक चुनौती वाली चीज होगी। तो कुल मिलाकर झारखंड के पॉलिटिकल सिचुएशन को देखें तो ऐसा समझ में आएगा कि एक जबरदस्त चुनाव देखने को मिल सकता है और इस बार जो लड़ाई होगी बहुत ज्यादा कांटे की होगी। विजय लक्ष्मी भी हमारे साथ जुड़ गई हैं। विजय लक्ष्मी, कांग्रेस की रणनीति क्या होने जा रही है? पहले हम झारखंड की क्योंकि बात चल रही है, पहले झारखंड पर ही और फिर महाराष्ट्र पर। देखिए मीनाक्षी, झारखंड में क्योंकि अलायंस में कांग्रेस पार्टी है, हालांकि दोनों ही स्टेट्स में, महाराष्ट्र में भी महाविकास अघाड़ी का हिस्सा कांग्रेस पार्टी है और झारखंड में भी जेएमएम के साथ मौजूदा सरकार में कांग्रेस पार्टी की हिस्सेदारी है। 31 सीटों पर कांग्रेस पार्टी जो है वो चुनाव लड़ना चाहती है। इस बार 31 सीटें वो मांग रहे हैं। 17 के करीब उनके मौजूदा विधायक हैं अभी झारखंड में। तो अब सीट शेयरिंग को लेकर के अभी पिछले दिनों जो है झारखंड के मुख्यमंत्री आए, उनकी मल्लिकार्जुन खड़गे से मुलाकात भी हुई, दिल्ली में राहुल गांधी से भी वो मिले। तो सीट शेयरिंग को लेकर के दोनों पार्टीज के बीच में बातचीत चल रही है। इसके अलावा कांग्रेस पार्टी को उम्मीद है कि एक स्ट्रांग फुटिंग पर वहां पर जेएमएम कांग्रेस अलायंस है, काफी सारी स्कीम्स है और उनको लगता है एक सिंपैथी फैक्टर भी है जो वहां के चीफ मिनिस्टर के लिए काम करा है। और महिलाओं के लिए एक स्कीम जो अभी उन्होंने लॉन्च की है, मैया सम्मान स्कीम, कांग्रेस पार्टी को लगता है कि ये गेम चेंजर स्कीम जो है वो विधानसभा चुनावों में साबित हो सकती है। वहां पर जो है उनको पूरी उम्मीद है कि कांग्रेस पार्टी जेएमएम के साथ अपनी सरकार बनाने में जो है वो सफल होगी। हालांकि सीट शेयरिंग को लेकर जितनी दिक्कतें महाराष्ट्र में हैं, शायद उतनी दिक्कतें झारखंड में ना आए, क्योंकि महाराष्ट्र में पिछली बार 2 पार्टीज अलायंस में गई थी और इस बार 3 पार्टीज हैं जो अलायंस में होंगी। लेकिन झारखंड में भी बातचीत दोनों पार्टीज के बीच में है और क्योंकि मौजूदा सरकार वहां पर है, उसकी स्कीम्स हैं और कांग्रेस पार्टी को लगता है कि उन स्कीम्स के बलबूते पर एक स्ट्रांग फुटिंग पर उनका अलायंस झारखंड में है। बिल्कुल, आप बने रहिए हमारे साथ। अब से ठीक 2 मिनट के बाद चुनाव की तारीखों का ऐलान हो जाएगा। चुनाव आयोग अब से ठीक 2 मिनट के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस करने जा रही है। महाराष्ट्र और झारखंड में चुनाव की तारीखों का ऐलान हो जाएगा। कहा यह जा रहा है कि झारखंड में कुछ चरणों में चुनाव हो सकते हैं, लेकिन अब देखिए, बात करते करते, खबर बताते बताते घड़ी की सुई बड़ी तेजी से आगे बढ़ती जा रही है। उससे पहले एक और रिएक्शन विजय लक्ष्मी, हरियाणा में देखिए बहुत बड़ी चोट कांग्रेस पार्टी को लगी है। अब यहाँ तो मुद्दा अलायंस का है, कोई कसर तो छोड़ना नहीं चाहेगी कांग्रेस। बिल्कुल, देखिए कांग्रेस पार्टी हालांकि कोशिश कर रही है। अभी चुनाव से जस्ट 1 महीने पहले वहां पर जो कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष थे, झारखंड के कांग्रेस पार्टी ने वहां पर अपना अध्यक्ष बदला। तो कांग्रेस पार्टी चाहे जातीय गणित हो, तमाम जो गणित है वो वहां पर बैठा लेना चाहती है। अब ये दाव महज चुनाव से 1 महीने पहले अध्यक्ष को बदल देना और ये तमाम चीज़ें करना, अब कांग्रेस पार्टी कोई भी गलती वहां पर जो है झारखंड में नहीं करना चाहती और इसलिए हम देख रहे हैं कि स्ट्रैटेजी के लिहाज से कांग्रेस पार्टी जो है वो हालांकि अलायंस में है और पूरी कोशिश उनकी है कि स्कीम्स का जो प्रचार प्रसार बिल्कुल, और जो रणनीति बीजेपी ने भी अपनाई है वहां विजय लक्ष्मी, वो घुसपैठ का मुद्दा बहुत जोर शोर से उठा रही है। आप जितनी बार हेमंता बिस्वा शर्मा को सुनेंगे उतनी बार ये कह रहे हैं कि जिस तरीके की घुसपैठ हो रही है, जिस तरीके से जमीनों का अधिग्रहण किया जा रहा है, खास समुदाय की वो बार बार बात कर रहे हैं और आदिवासियों के हितैषी बनने की कोशिश जो बीजेपी कर रही है, क्या वो झारखंड के लोगों के दिलों तक जगह बना पाएगी या केवल बयानबाजी तक सीमित रह जाएगी?